हेलो दोस्तों, क्या एक इंडियन रुपी एक यूएस डॉलर के बराबर हो सकता है? अगर हाँ, तो इससे हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? अगर ये दोनों करेंसी की वैल्यू सेम हो जाए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल है जो यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को लेकर चलता है। एक टाइम था जब हमारे पॉलिटिशियन इस चीज़ को लेकर बड़े बड़े वादे किया करते थे कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम रुपीज़ की वैल्यू चेंज कर देंगे, रुपीज़ की वैल्यू बदल देंगे। जब हम पावर में आएंगे तो हम 40 रुपये एक डॉलर के बराबर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट रुपीज़ की वैल्यू कम होती चली गई। इस हद तक कि आज के दिन 75 रुपीज़ तक टच होने को है एक डॉलर। ये बात पिछले कुछ सालों की नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लगातार इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कमज़ोर होती जा रही है। और क्या होगा अगर एक रुपी एक डॉलर के बराबर हो जाएगा तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस एजुकेशनल वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। दो करेंसी के बीच में जो कन्वर्जन रेट होता है इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। मेनली तीन तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि सरकार कंट्रोल करती है करेंसी के एक्सचेंज रेट को, कन्वर्जन रेट को क्या होगा। और दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है कि मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड है उसके बेसिस पे जो अपने आप करेंसी एक्सचेंज रेट बदलती है उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सप्लाई डिमांड के ऊपर नीचे होने से करेंसी की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहती है। आज के दिन हर कोई यूएस डॉलर को खरीदना चाहता है, इसलिए उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। तीसरा आता है मैनेज एक्सचेंज रेट। कुछ कंट्रियाँ क्या कहती हैं कि ठीक है, हम मार्केट के सप्लाई डिमांड के बेसिस पर अपनी करेंसी की वैल्यू चेंज होते रहने देंगे, लेकिन एक लिमिट तक। हम एक लिमिट सेट कर देंगे कि करेंसी की वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट नहीं हो सकती 5 से 10% से ज़्यादा। इस चीज़ को मैनेज एक्सचेंज रेट कहते हैं। रियलिटी में बहुत से रीज़न हैं कि करेंसी की वैल्यू क्यों ऊपर नीचे होती रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक देश का जीडीपी है वो कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है देश में, एक देश किस तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक देश का एक्सपोर्ट कितना अच्छा है, देश के इंपोर्ट कैसा है। इन सारी चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है करेंसी एक्सचेंज रेट पर। इंटरेस्टिंग बात ये जानने वाली है दोस्तों कि ज़्यादातर देशों में 1970 से पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ही हुआ करता था। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब एक डॉलर एक्चुअल में एक रुपये के बराबर था। सही सुना आपने। तब एक ऐसा टाइम था जब सही में डॉलर और रुपये की वैल्यू इक्वल हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ, क्यों रुपये इतना डिवैल्यू हो गया? 1950 के अराउंड सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्च किया देश के डेवलपमेंट पर, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा कमाया नहीं। तो सरकार ने बहुत से लोन भी लिए बाकी देशों से। तब इतना पैसा था नहीं सरकार के पास उन लोन को चुकाने के लिए, तो सरकार ने रुपए को डीवैल्यू कर दिया। अब ये कैसे काम करता है? मान लो मैं आपसे 100 रुपये का लोन लेता हूँ और सारे पैसे खर्च कर देता हूँ, मेरे पास ओनली 25 रुपये बचते हैं। अब मैं आपका लोन कैसे वापस चुकाऊँ? मेरे पास तो 100 रुपये है ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं रुपए की वैल्यू कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंडियन सरकार हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रिंट करना चालू कर देता हूँ। मैं और ज़्यादा पैसा प्रिंट कराऊंगा तो पैसे की सप्लाई बढ़ेगी, और पैसे की सप्लाई बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यू नीचे गिरेगी। मैं इस लेवल तक पैसा प्रिंट करता हूँ कि जो पहले 1 रुपये की वैल्यू थी वो आपके 10 रुपये की वैल्यू हो गई है। इस हद तक डिवैल्यूएशन हो गई है कि जो मेरे पास 25 रुपये हैं वो अचानक से 250 रुपये बन गए। तो उन 250 में से मैं आपको 100 रुपये लौटा देता हूँ और कहता हूँ लो आपका लोन वापस। इस तरीके से काम करता है करेंसी की डिवैल्यूएशन।
उसके बाद 1960 से 1970 तक आते आते बहुत सी जंग हुई। कहीं पर इंडो पाकिस्तान हुआ तो कहीं पर इंडो चाइना हुआ और फिर देश को भारी नुकसान सहना पड़ा। बाकी कंट्री से लोन लेना पड़ा। देश को इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब आती है देश में? जब उन्हें कुछ दिखता है कि देश में कुछ चीज़ें सस्ती मिलती हैं, इसलिए हम देश में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। इसी रीज़न से सरकार ने फिर से एक्सचेंज रेट बदलकर $1 इक्वल्स टू 7 रुपीज़ के आसपास कर दिया। बात यह है दोस्तों कि जब सरकार खुद से करेंसी की वैल्यू कम करती है अपनी मनमर्जी से सप्लाई बढ़ाकर, इसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। और जब एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो इसे डिप्रिशिएशन कहते हैं। 1973 में एक बड़ी ऑयल क्राइसिस आई दुनिया में, जिसकी वजह से इंडियन करेंसी की वैल्यू और भी कम हो गई। इसके बाद देश की पीएम इंदिरा गांधी का निधन हुआ, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर जो कॉन्फिडेंस था फॉरेनर्स का वो भी नीचे गिरने लगा। तो इसीलिए 1990 तक आते आते $1 ₹17.50 के बराबर हो गया था और फिर इसके बाद इंडियन करेंसी की वैल्यू कम ही होती जाने लगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या होता अगर आज के दिन भी ₹1 $1 के बराबर होता। अगर ऐसा होता तो क्या होता? सबसे पहले चीज़, आपके लिए फॉरेन में वैकेशन बनाना सबसे सस्ता होता और इतने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। लाखों की जगह हज़ारों में ही आपका बिल आता, और वो भी एक अच्छी सी लग्जरियस वैकेशन। जो लग्जरियस सामान आप बाहर से परचेज करते हैं, जैसे आईफोन की प्राइस ₹600 पड़ती। देश में सामान इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता, देश को बाहर से ऑयल सस्ता पड़ता, फॉरेन में एजुकेशन सस्ती पड़ती। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली है कि आज के दिन ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है अगर आपको इंडिया से बाहर पढ़ाई करनी है। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, आपको सुनकर लग रहा होगा अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी, सब कुछ कितना सस्ता मिलेगा। बट अब मैं आपको रियलिटी का शौक देना चाहूँगा यहाँ पर। अगर एक्चुअल में ₹1 $1 के बराबर हो जाएगा तो दोस्तों इसका मतलब यह भी होगा कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी ही नहीं, क्योंकि जो भी फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहती है क्योंकि उन्हें सस्ता लेबर मिलता है। इंडिया में लोगों को एम्प्लॉय करना काफ़ी सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंपनी। अगर वो फॉरेन कंपनी देखेगी कि हमें यहाँ पर लोग एम्प्लॉय करने के लिए $35,000 पर ईयर की सैलरी देनी पड़ रही है, और अगर हम इंडिया में किसी को एम्प्लॉय करना चाहते हैं तो सेम सैलरी देनी पड़ेगी, तो क्या फ़ायदा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का। इंडिया में अप्रॉक्स 60% GDP का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर मेनली IT सेक्टर से ही बनता है। मेनली भारत में बाहर की कंपनियों ने ही आकर ऑफिस खोल रखे हैं। इन कंपनियों के लिए चीज़ों को मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ेगा। अगर ₹1 $1 के बराबर होगा तो इंडियन लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अपना ऑफिस शट डाउन कर देंगे और देश छोड़ के चले जाएंगे। जितने भी लोग हैं IT सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, अचानक से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इससे देश में भारी स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, जिससे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ था 2008 की दुनिया की इकोनॉमिक क्राइसिस में, जब ग्लोबल रिसेशन आया था। बहुत अमेरिकन कंपनियां डूब गई थी, तो उनके डूबने की वजह से इंडिया में जो IT सेक्टर खुले हुए थे उन्हें भी बंद करना पड़ा था। इस सिचुएशन को देखकर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठता है यहाँ पर कि क्या देश में रुपए को और स्ट्रॉन्ग बनाना देश के लिए बेनिफिशियल है, या हमें रुपए को और कमज़ोर बनाते जाएं, उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा देश के लोगों को। क्या बेनिफिशियल है देश के लोगों के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रुपी या एक वीक रुपी? इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है दोस्तों। आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, जो कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं वो अपनी करेंसी को वीक रखना प्रेफर करती हैं। मतलब जो कंट्री बहुत ज़्यादा सामान अपने देश से दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर रही हैं, जैसे चाइना हो गई। चाइना बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करती है,
चाइना प्रेफर करेगी कि वीक करेंसी हो उसकी, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज उसका सामान खरीद रही हैं उन्हें सस्ता पड़ता है सामान खरीदना, और अगर उन कंट्रीज को सस्ता पड़ता है तो वो चाइना से ही प्रेफर करेंगे सामान खरीदना। इसलिए चाइना जैसी कंट्रीज के लिए वीक करेंसी होना एक अच्छी चीज़ है। दूसरी तरफ जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं वो प्रेफर करेंगे कि उनकी करेंसी स्ट्रांग हो, क्योंकि वो सामान को बाकी कंट्री से खरीदने लग रही हैं। अगर उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो उन्हें सस्ता पड़ेगा बाकी कंट्री से सामान खरीदना। अब यहाँ पे क्या है इंडिया की सिचुएशन, इंडिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है या इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है? एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया ज़्यादातर सामान इंपोर्ट कराती है बाकी देशों से एज कंपेयर टू जितना एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, लेकिन इंडिया एक बड़ी यूनिक पोजीशन पे है। इंडिया जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है उसी से ही इंडिया की मेजॉरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रुपी वीक ही रहे। इनफैक्ट कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया को अपना रुपी और भी कमज़ोर कर देना चाहिए, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है सर्विस सेक्टर में वो और भी ज़्यादा हो सके। बट कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि नहीं, इसे और कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। तो क्या करें फिर, क्या सोल्यूशन है यहाँ पर? कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो मेजॉरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि हमें इसकी जड़ों तक पहुँचना होगा, जो करेंसी एक्सपर्ट रेट के पीछे छुपी है। जैसे कि पहली चीज़ है, इंडिया को अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। ऑयल जैसी चीज़ों में इंडिया बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करता है बाकी कंट्रियों से, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। इससे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करे, सोलर एनर्जी पर फोकस करे, अल्टरनेटिव फ्यूल्स को प्रमोट किया जाए और एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ताकि इससे जो कार चल रही है इंडिया में वो कम होंगी और पेट्रोल डीजल कम लगेगा उनमें, जिससे कि ऑयल हमें कम इंपोर्ट कराना पड़ेगा। दूसरा, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री हैं उन्हें प्रमोट किया जाए, ताकि ऐसा ना हो जब एक्सपोर्ट करने की बात आए तो इंडिया ओनली आईटी सेक्टर को ही एक्सपोर्ट कर पाए। जो चीप लेबर इंडिया में मिलता है वही चीज़ ना रह जाए इंडिया के पास एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा भी और चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी जहां इंडिया अपना वैल्यू एडिशन कर पाए दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन में, और कई और चीज़ में एक्सपर्टीज़ बन पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।